हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। भले ही राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कृषि कानून लागू हो गया हो, लेकिन इस पर चल रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। जहां एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाका राजपथ पर ट्रैक्टर फूंक कर विरोध जताया, तो हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में इस बिल के खिलाफ हल्ला बोला। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी ने भी कांग्रेस के विरोध करने पर जोरदार पलटवार किया। रिपोर्ट देखें। कृषि अध्यादेश अब कानून में तब्दील हो चुके हैं। दोनों सदनों से पास होने के बाद महामहिम ने भी इस पर मुहर लगा दी है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। किसानों के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से खुलकर मैदान में उतर गई है, जिसका नजारा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के दिल यानी इंडिया गेट के सामने राजपथ पर ट्रैक्टर फूंककर विरोध जताया, तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोला। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर कूच किया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस के 6 नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ऐसा है कि उन्होंने ये मौका क्यों दिया? अगर वो ठीक रहते, अगर वो किसान और मजदूर का ध्यान रखते, उनको MSP देते, MSP की गारंटी देते, कानूनी गारंटी देते, तो क्यों कांग्रेस को ये संघर्ष करना पड़ता? क्यों किसान को संघर्ष करना पड़ता? ये मौका इस सरकार ने दिया है, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, आड़तिया विरोधी सरकार है, और केवल चंद धनाढ्य घरानों का फायदा करने के लिए न केवल मुनाफा, लेकिन उनको मुनाफाखोरी के लिए प्रोत्साहित कर रही है ये सरकार, और हमारे अन्नदाता को उनके हाथों में बेच रही है। हमको किसी के कंधे की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर हमारे कृषि प्रधान देश का, प्रदेश का किसान मजदूर का जनाजा उठाने पर ये तुली हुई है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के पैदल मार्च पर जमकर निशाना साधा। रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों कुछ कांग्रेसियों का रोजगार छिन गया है, इसलिए वो पैदल मार्च निकालकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसियों का सैलजा जी सहित रोजगार छीन गया है, जनता ने रोजगार छीन लिया है, इसलिए एक कहावत चलती है कि रास्ता भूले डूमनी गावे ऊत-पताल। अब ये जो कांग्रेसी हैं, ये किसी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार चौथा कानून लाए, जिसमें MSP को अनिवार्य किया जाए। MSP से कम पर खरीद होने पर दंड का प्रावधान हो। मुख्य बिंदु ये है कि ये जो कानून है ये किसान विरोधी है, या तो इनको निरस्त करें या चौथा कानून ले आए जहाँ पे इसका प्रावधान हो, कहीं भी खरीद फरीद हो, किसान को MSP से कम ना खरीदा जाए, और जो MSP से कम खरीदे उसका उसमें प्रावधान सजा का किया जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि MSP पर खरीद शुरू हो गई है, इसलिए कांग्रेस इस मामले में झूठी साबित हुई है। वो केवल अपने झूठ को फिर से बोलने की थी, क्योंकि इनकी पोल खुल गई, खरीद शुरू हो गई है। अक्टूबर महीने में जब सारी खरीद इन राज्यों में हो जाएगी, सब पैसा केंद्र सरकार दे रही है, सारा का सारा यहाँ का अनाज एक एक दाना जो है केंद्र सरकार लेती है, तो ये और भी ज्यादा इनकी पोल खुल जाएगी। ये झूठ लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि इतने सारे नेता इकट्ठे होकर भी झूठ बोलते हैं। सत्य जीतना चाहिए या झूठ जीतना चाहिए? अगर हम गलत कह रहे होंगे तो खरीद से ध्यान में आ जाएगा। आगे भी मैं कह रहा हूं 4 साल सरकार है, 8 फसलें हम लगातार इसी तरह से खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है।
आगे भी यूं का यूं खरीदेंगे। क्या सत्य को कांग्रेस के झूठ से हार जाने दें? सीधा सीधा सवाल है मेरा किसान भाइयों से भी, लोगों से भी है, मीडिया से भी है कि वो झूठ बोले, कोई भी झूठ बोले, क्या सत्य को झूठ से हार जाने देना चाहिए? कांग्रेस के कुछ लोग एक टैंकर में भर के, युवा मोर्चा के लोग एक पुराना ट्रैक्टर ले जाके जड़ा के नौटंकी करते हैं इंडिया गेट पे, तो क्या लोगों को ध्यान में नहीं आता क्या? कृषि कानून को लेकर हो रहे विरोध के बीच सत्ता पक्ष की ओर से लगातार पक्ष रखा जा रहा है। इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां कृषि कानूनों को लेकर सरकार का पक्ष रखा, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देखिए, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है सरकार में। सरकार एकदम ठीक है, बिल्कुल और ठीक तरीके से काम कर रही है। कुछ लोग हैं अभी, आप किसान आंदोलन पे जिस प्रकार का भी आप देख रहे हैं, और आप स्वयं भी अगर नोट करें तो मेरा ख्याल है कि किसान की बात कहीं कर नहीं रहे हो कहीं भी, या इन बिलों से क्या समस्या है उस पर बात नहीं कर रहे। समस्या क्या है? समस्या सरकार से नहीं, कि सरकार किस तरीके से टूट सका, और उस सरकार को तोड़ने के लिए क्या प्रयास हो जाएगा। सारा की सारी ताकत अगर आप देखोगे कांग्रेस की, तो वो दूसरी चौटाला जी के खिलाफ लगी कि वो उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको सरकार छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह से किसानों के बाद कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सामने आई है, उससे साफ है कि कांग्रेस किसानों के बहाने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी खोई हुई जनाधार हासिल करना चाहती है। लेकिन सत्ता पक्ष भी तैयार है और विपक्ष के हर सियासी चाल को नाकाम करने के लिए रणनीति बनाने में जुटा है। यही वजह है कि दोनों तरफ से कृषि कानूनों पर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानून, कांग्रेस और कोहराम, आज हमने ढेर सारी तस्वीरें देखी, बयानों का वार पलटवार भी देखा। आइए पैनल के पास जाकर हम जानने की कोशिश करते हैं कि कृषि बिल जो अब कानून का रूप ले चुके हैं, कृषि कानून बन चुके हैं, उसके बाद अब ये विरोध प्रदर्शन क्यों और इससे क्या हासिल होगा। पैनल में फिलहाल दो ही लोग हैं हमारे साथ। अतर सिंह संधू साहब है, प्रदेश अध्यक्ष बीकेयू के। बहुत स्वागत है संधू साहब एक बार फिर आपका। और हमारे साथ विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी लाइव जुड़े हैं। नेहरा साहब बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। आज मैं विजेंद्र नेहरा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा सर, प्रतिक्रिया? देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेसी जो लोग थे उन्होंने आज एक पुराने ट्रैक्टर को ले जा करके दिल्ली में एक ही ट्रैक्टर को दो बार चलाने का अनामिका जी जो काम किया है, इससे कहीं ना कहीं वो किसानों के नाम पे राजनीति भी कर रहे हैं और किसान भाइयों की जो मेहनत की कमाई से वो ट्रैक्टर लेते हैं उसका कहीं ना कहीं मजाक भी बना रहे हैं। आप एक बात बताइए कि क्या विजेंद्र जी की आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। हाँ बोलिए। क्या कोई भी किसान अनामिका जी जो अपनी मेहनत और खून के पसीने से ट्रैक्टर लेता है, क्या वो अपने ट्रैक्टर में कभी आग लगा सकता है? ये किसान के नाम पे जो नकली कांग्रेसी नेता है, ये ढोंग और पाखंड करने का काम कर रहे हैं। इन नकली कांग्रेसी नेताओं से कोई पूछे अनामिका जी जाके कि 10 साल तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी, ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टों को लागू क्यों नहीं करा पाए? भूपेंद्र हुड्डा जी तो मुख्यमंत्रियों की कमेटी के प्रमुख के तौर पे काम कर रहे थे, ये क्यों लागू नहीं करा पाए उस समय? देखिए नकली किसान नेता है, नकली आंदोलन है, इनमें आपस में फूट है। कहीं रणदीप सुरजेवाला जी नहीं जाते हैं, कहीं शैलजा जी नहीं जाती है, कहीं हुड्डा जी नहीं जाते हैं, और किसानों का इनका कोई समर्थन नहीं है। ये अपनी लेकिन आज राजभवन तीनों पहुंचे थे साथ में, विवेक बंसल भी थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ मैडम कि इनमें आपस में फूट है। इसके साथ साथ अगर इनको किसानों के लिए संघर्ष देखना है तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को देखें। जब कांग्रेस पार्टी का 10 साल तक शासन काल था मैडम, आपने देखा होगा कैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संघर्ष किया, किसानों के लिए लाठियां तक खाई कांग्रेस सरकार में, और जब अपनी सरकार बनी तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मैडम उन कानूनों को लागू करके दिखाया। चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे किसानों को सही उनका रेट का मुआवजा दिलाने की बात हो, स्वामीनाथन जी की कमेटियों को लागू करने की बात हो, चाहे टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, पढ़ी लिखी पंचायतें वो लेकर के आए। इसके साथ साथ आप देखिए हर टेल तक पानी पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो कृषि मंत्री रहते हुए काम किया, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम कर देते तो किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आती। और मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ अनामिका जी कि अगर हमारी सरकार बनती है 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में इन्होंने लिखा हुआ कि कृषि उपज एवं मंडी समितियों में हम संशोधन करेंगे, जिसमें कृषि उपज फसल को सिर्फ मंडी में बेचने की जो बाध्यता है उसको खत्म करके किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करे, ऐसा हम प्रावधान करेंगे। तो वही काम तो हम कर रहे हैं अनामिका जी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है। फिर किस बात का विरोध ये कर रहे हैं?
तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए अनामिका जी कि किसानों के नाम पे जो ये राजनीति कर रहे हैं, किसान इस चीज को समझ रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर किसान अपनी मर्जी से इस कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं समर्थन में, और ये ट्रैक्टरों को जलाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा जी तो आप कहते हैं हम जिहाद करेंगे, इनको समझना चाहिए अनामिका जी जिहाद क्या चीज होती है। पूरी दुनिया में आतंकवादी का कारण जिहाद को माना जाता है, और हुड्डा जी कह रहे हैं हम जिहाद करेंगे, इसका मतलब हरियाणा को जलाना चाहते हैं, और यही काम इन्होंने ट्रैक्टर जला के शुरू कर दिया है। तो ये नफरत की राजनीति करते हैं, और इनका आप सबको पता है किस तरह से ये काम कर रहे हैं। इनको देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है किसानों के हित में किया अनामिका जी, किसान को छूट दी है। उसके पास पुराना विकल्प आज भी मौजूद है मंडी का, वो मंडी में जाए, एमएसपी का विकल्प है, एमएसपी पे आप देखो खरीद शुरू हो चुकी है एमएसपी पे, और 1 तारीख से आप देखिए कपास की भी शुरू हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक अतिरिक्त विकल्प किसान को दिया है। जो प्रगतिशील किसान है, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान है, उनको एक एफपीओ बना के जो काम करने वाले किसान है, उनको अवसर दिया है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग करें, अपनी फसल को बेचे। उसमें क्या बुराई है? मंडी का और एमएसपी का पुराना विकल्प मौजूद है उनके पास। विजेंद्र जी, क्या लगता है कांग्रेस इतनी लाल क्यों हो रही है? देखिए अनामिका जी, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जैसे 3 तारीख को जब ये अध्यादेश आया था, 2 महीने तक आपने देखा किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई शिकायत समस्या नहीं थी। किसान बड़े प्रसन्न थे। बहुत पुरानी मांग थी किसानों की कि जो व्यापारी अपने दाम का जब खुद दाम लगाता अपने प्रोडक्ट का, तो किसान अपनी फसल का दाम खुद तय नहीं करता। जब उसको अधिकार मिला किसान खुश हुआ। लेकिन 2 महीने के बाद जब कांग्रेसियों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार को क्रेडिट मिलेगा, किसान खुश हो जाएंगे, इन्होंने उनके बीच में गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी कि भाई देखिए मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। अब मंडी भी वैसी के वैसे ही है, एमएसपी भी शुरू हो चुकी है, खरीद एमएसपी पे। अब इन्होंने एक नया सिकूपर छोड़ दिया कि भाई मंडी से बाहर कम में बिक जाएगी। अब मुझे बताइए अनामिका जी, अगर मंडी के अंदर उसका गेहूं 1975 रुपए में बिकेगा, 50 रुपए गेहूं पे और बढ़ा दिए अगली बार से, तो वो 1800 रुपए में बाहर क्यों बेचेगा? अगर उसको कोई 2400-2500 रुपए देगा तभी तो वो मंडी से बाहर जाएगा, अदरवाइज वो मंडी में बेचेगा। और जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान हैं, ज्यादा फायदा तो उनको होने वाला है। जो 99% लोग मंडी में जाते हैं अनामिका जी, वो तो पहले की तरह मंडी में जाते रहे, हमें क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान है, जो एफपीओ बना करके काम करते हैं, वो किसान इसको करेंगे। उनकी बहुत पुरानी मांग थी। जो मंडी जाना चाहते हैं वो मंडी जाए, जो मंडी से बाहर बेचना चाहते हैं वो मंडी से बाहर बेचे। इसमें किसानों को देखिए हमने कई तरह के विकल्प दिए हैं। वो खुद अपनी फसल को बेच सकता है अनामिका जी, वो किसानों का समूह बना के अपनी फसल को बेच सकता है, वो व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट करके भी अपनी फसल को बेच सकता है, और मंडी में एमएसपी में पुरानी व्यवस्था के तहत भी अपनी फसल को बेच सकता है। देश के अंदर कहीं बेच सकता है, राज्य के अंदर कहीं बेच सकता है, अपने जिले में बेच सकता है, लोकल बेच सकता है, कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। इसके साथ एक देश है एक बाजार को लेकर अनामिका जी, जो सही मायने में आर्थिक आजादी किसानों को मिली है वो इस कानून के माध्यम से मिली है। किसानों को अब अनामिका जी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत सारे किसान भाई हैं, मैं भी किसान हूँ छोटा सा, वो कोई ना कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं, जैसे मशरूम की फसल लगाएंगे, केसर की खेती करेंगे। अब केसर की खेती करने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आता है 1 एकड़ के अंदर। अमेरिकन केसर मेरे गांव के साइड में कई किसानों ने बो रखी है। तो अगर उसमें कोई व्यापारी उसको सपोर्ट कर देगा 1 लाख रुपए की, और कहेगा कि भाई कोई नुकसान होगा तो मेरा है, आप फसल लगाएं, और फसल जब आपकी आ जाएगी तो मैं इस रेट में खरीद लूंगा, तो किसान को तो उसमें कोई इन्वेस्टर मिल गया साथ में पैसा लगाने के लिए, जोखिम भी किसान का नहीं है। तो किसान तो चाहता है कि कोई, देखिए निजी निवेश जो आएगा, जब प्राइवेट सेक्टर के लोग, कंपनियां जब आएंगी किसान के साथ में, वो पैसा लगाएंगे, किसान का मुनाफा भी बढ़ेगा, उसको रेट भी अच्छा लगेगा, और उसको कोई जोखिम भी नहीं रहेगा। तो किसान तो ये चीज चाहते हैं, किसान की आमदनी बढ़ेगी, किसान के पास कई विकल्प हो जाएंगे। मंडी में बेच ले, एमएसपी में बेच ले, मंडी से बाहर बेच ले, कहीं भी बेच ले अपनी फसल को। इसमें क्या दिक्कत है? साथ के साथ उसको पेमेंट मिलनी है, और कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके लिए हर जगह किसान को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। अनामिका जी, किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है। मैं खुद भी किसान हूँ, और किसानों को समझ में आ रही है ये बात, इसलिए कांग्रेस की राजनीति इसमें चलने वाली नहीं है। संधू साहब, किसानों को समझ में आ रही है ये बात? देखिए अनामिका जी, पहले तो मैं आज 28 सितंबर है, शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। पूरे हिंदुस्तान वासियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी, मैं मित्र नेहरा साहब को सुन रहा था, 6 वर्षों 5 बीजेपी की सरकार है नेहरा साहब प्रदेश में, किसान संतुष्ट क्यों नहीं, किसान खुशहाल क्यों नहीं? भाई आपने ना इस पिछले 5 साल में पूरी तरह से, जब चंडीगढ़ में सुभाष बराला जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जब कपड़ा निकालकर नगर प्रदर्शन किया था, भाई स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट पहली कलम से लागू करेंगे,
तो किसानों ने सोचा भाई चलो कोई बीजेपी को लेगा, हो सकता है किसानों का भला कर दे बीजेपी। लेकिन जब 5 साल में कुछ नहीं कर पाई तो आपने नारा दिया 75 पार का। आपको किसानों ने बता दिया भाई 5 साल तक तुमने मेरे साथ धोखा किया, तो ये जवाब ले लो। अब उम्मीद है बीजेपी सरकार के पास, स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट कर दो, नहीं तो 4 साल चुनाव के हैं। अभी आपकी परेशानी सर स्वामीनाथन रिपोर्ट है या ये 3 कानून है? देखिए दोनों बातें, हम तो कहते हैं ऑलमोस्ट लागू हो चुका है स्वामीनाथन, आप उस पर बैठ रहे हैं। देखिए सीटू के आधार पर जो मेन पॉइंट था, पहले 3 कानून पर बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ जो 3 कानून है इनमें किसानों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इसमें कुछ है तो सरकार, जो किसानों ने कहा जो एमएसपी है आप लिख कर दे दो। आपके ज्यादा कुछ को क्या समझू, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन कुछ है वो ठीक है। अगर इन्होंने वाकई किसानों के लिए क्या है तो उसमें लिख कर दे दे, क्या दिक्कत है? वो कहते हैं मिनिमम, हम इस एमएसपी मिनिमम से नीचे नहीं जाने देंगे, तो दिक्कत क्या है सरकार को? अगर सरकार का नजरिया साफ है, सरकार अगर आपसे ये कह रही है कि अगर आप ओपन मार्केट आपके लिए खोला जा रहा है, मतलब मंडी के बाहर आप अपनी मुंह, एक सेकेंड सर सुनिए मुझे, मंडी के बाहर मुंह मांगी आप रकम मांग सकते हैं, आपको जितने ऊंचे दाम मिलेंगे आप बेचिए। अगर मंडी के बाहर भी सरकार आपको एमएसपी देगी तो कोई भी आपसे एमएसपी के रेट से ज्यादा पे क्यों खरीदेगा? मैडम कंपनी खरीदेगी नहीं किसान से, किसान उनको पता है किसान की कमजोरी है, किसान के बाद भंडारण का रखने की जगह नहीं, किसान का मजबूरी है उसकी। लेकिन सर 2 बातें आप लोग भी तो अपनी बात में फंस रहे हैं ना। एक तो ये कि अगर एमएसपी दे देगी सरकार मंडी के बाहर ओपन मार्केट के लिए, तो आपसे फिर अधिक कीमत पे, मैं एक कंपनी हूं, मैं फिर एमएसपी से ज्यादा आपको क्यों पे करूंगी? मैं नहीं दूंगी आपको वहां पर। चलिए एक बार को सरकार ये भी कर देती है आपके लिए, तो आप फिर आपको तब मंडी व्यवस्था खत्म होती हुई नहीं नजर आती। देखिए मेरी बात सुने, अब एमएसपी के बाद अगर कोई ज्यादा रेट देता है वो कहते हैं प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी प्रोडक्शन कम हुई है और सब लोगों को ज्यादा मांग है तो रेट बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन मेरी कम है और मांग मार्केट में नहीं, तो मंडी के भीतर क्या होता था? डिमांड सप्लाई आज का थ्योरी थोड़ी ना है सर, ये तो स्कूली बच्चे समझते हैं। डिमांड सप्लाई पर अगर नहीं लेगा तो कैसे बढ़ेगा रेट? हम तो कहते हैं एमएसपी से भी डाउन जाने का डर है, क्योंकि किसान के पास ना वेयर हाउस है ना कोल्ड स्टोरेज है। किसान कहाँ रखेगा फसल को? मंडी में कहता बिकने देंगे, क्योंकि मंडी में टैक्स लगेगा, वहां लोग जाएंगे लोग। सर एक नया कुछ लेकर आई है सरकार, उसको आपने अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है, एक भी फसल बेची नहीं अभी तक। आप लोगों ने अपनी फसल को मंडी के बाहर बोली नहीं लगाई कि आप हम इसका 100 रुपए से कम नहीं लेंगे, चाहे वो मंडी में 50 में बिक्री हो। आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, आप पहले से ही विरोध कर रहे हैं। किसान भी पढ़े लिखे एक्सपर्ट है लोग, उन्होंने पढ़ लिया है सारे देश को, क्योंकि मंडी सिस्टम बिहार में नहीं है, कई प्रदेशों में मंडी सिस्टम नहीं है, वहां के हालात देख लिए किसानों ने। अब यूपी का किसान हरियाणा में फसल लेकर क्यों आता है? अगर मंडी के बाहर सरकार एमएसपी तय कर दे तो फिर आपको मंडी खत्म होती नहीं दिखेगी ना? देखो मेरी बात सुनो, अगर देखो बार फसल मुझे नहीं लगता बिक पाए, क्योंकि अगर समझ को आज मुझे फसल बेचनी है तो उस फसल को कहाँ बेचूंगा मैं? क्या खड़ी खड़ाई फसल बिकेगी क्या मेरी? क्या मेरी खड़ी खड़ाई फसल बिकेगी क्या? मैं ये कह रहा हूँ अनामिका जी कि आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन किया अनामिका जी, जो हमारे धनखड़ साहब उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। धनखड़ साहब जब अतर सिंह संधू अभी धनखड़ साहब जुड़े नहीं है, कुछ पैनलिस्ट अभी लेट है। अभी अतर सिंह संधू जी, देखिए संधू जी तो बहुत पुराने नेता है किसानों के। संधू जी मैं बताना चाहूंगा कि जब एमएसपी की गारंटी मंडी में मिल रही है तो मंडी के बाहर एमएसपी की गारंटी क्यों चाहिए? और अगर मैडम ने, जैसे अनामिका जी ने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि क्या बाहर भी सिर्फ एमएसपी तक ही संतुष्ट है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ये विकल्प इसलिए दिया है कि किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल का दाम लगा सके। अगर मंडी में 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिक रहा है तो बाहर किसान किसी आड़ती से, किसी व्यापारी से या आटा चक्की वाले से, क्योंकि कई बार जैसे राजधानी बेसन है या जो भी आटा चक्की वाले हैं वो किसानों से 2500 2400 रुपए क्विंटल में गेहूं को लेते हैं। तो हम तो चाहते हैं ज्यादा में बिके बाहर, तो आप बाहर बेचे। अगर आपको एमएसपी तक ही देखनी है तो उसके लिए तो मंडी है ही, आप पुरानी व्यवस्था में जाइए अगर आपको देखनी है तो। इसका मतलब आप समझने का मेरा निवेदन है कि किसान भाई इसका मतलब समझे कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसान हैं वो बाहर बेचेंगे, जो मंडी में जा रहे हैं वो तो मंडी में ही जाइए। आप देखिए ना एमएसपी तक किसे रोका है आपको? देखिए नारा साहब मैं यही बात कर रहा हूँ भाई, सारे किसान तो कांग्रेस ही नहीं है ना भाई। मेरी बात नहीं संधू साहब एक सेकंड, आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। एक सेकंड, अगर आपको किसी फसल का भाव 500 रुपए मिल रहा है मंडी के भीतर, आप उसे 600 700 800 में मंडी के बाहर बेच सकते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपसे कोई बाहर अगर 300 रुपए देता है मत दीजिए, आप मंडी में जाइए 500 में बेचिए। एमएसपी तो कहीं गई ही नहीं ना। तो सरकार से यही बात कहा है भाई, तो मंडी व्यवस्था जो की तो लिख देना सरकार पे। आप देखिए नारा साहब से मैं पूछ रहा हूँ,
सरकार हमने ये अध्यादेश में यही तो कहा, एमएसपी लिख दो, इससे नीचे नहीं जाएगा, लिख दो मंडी व्यवस्था पिछले जब तक सरकार की तो ऑलरेडी एमएसपी लिखित में है नहीं क्या आपके पास एमएसपी? अरे अध्यादेश को फिर मतलब क्या है? अध्यादेश ओपन मार्केट मिल रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? ओपन मार्केट मिल रहा है, आप बोली लगा सकते हैं। अगर बिहार में सब ये 2006 से लागू है तो बिहार का किसान हरियाणा में क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ। सर एक सेकंड, बिहार एक सेकंड नहीं सर, आपकी बात का जवाब हो गया, मैंने भी काफी इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। ये लोग बिहार मॉडल की बात करते हैं, किसान भी कांग्रेसी भी बिहार मॉडल को लेकर, और जब हम देखते हैं ना कि कोई फॉर्मूला कहीं पर फेल हो गया तो थोड़ा सा डर जाते हैं, तो ये डर भी वाजिब है। आप लोग ये भी समझिए, बीजेपी को शायद ये समझना पड़ेगा कि बिहार में ये मॉडल फेल हो चुका है, ये फॉर्मूला वहां चला नहीं। अनामिका जी देखिए, अभी हमारे माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक सवाल किया था कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से, मैं उसका आपको बताना चाहूंगा कि जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि एमएसपी इतनी तय होगी या एमएसपी की गारंटी देंगे? ऐसा पहले कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पे एमएसपी तय होती है अनामिका जी, वो पहले भी होती आई है और वो आगे भी होती आएगी, तो इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। ये बार बार सिंधु साहब, लेकिन भ्रम है, कंफ्यूजन है, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम सड़क से संसद तक पहले विरोध देखते रहे और आज भी ट्रैक्टर फूके जा रहे हैं। कांग्रेस का बहुत ही व्यापक विरोध चल रहा है। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि कानून पर कांग्रेस के कोहराम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसे कि विजय साहब ने कहा कि दूसरों के भट्टी में अपने दाने भूनने का काम कर रही है कांग्रेस, इन्हीं चीजों को लेकर कि आखिर कुछ आगे होता हुआ नजर आ रहा है कि कानून बन गया तो अब विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, और किसान समझ रहे हैं क्या कि ये कानून उनके हित में है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। संधू साहब अपनी बात पूरी करें, आप जो आप सरकार से अपनी मांग रख रहे थे। देखिए निकिता जी, मैं 1937 से अनामिका जी 1937 से किसानों को मसीहा सर छोटू राम जी ने मंडी व्यवस्था को शुरू किया। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि 1945 में वो भगवान को प्यारे हो गए। अगर वो देश की आजादी तक जीते तो निश्चित रूप से किसान का यह हाल नहीं होता जितने 70 सालों में किसान का हाल हुआ। देखिए, अगर 40 सालों का मैं सर्वे लूं तो एक चपरासी की जो आय, जो चपरासी से लेके एक टीचर नौकरी पेशा की जो आय तनख्वाह है वो 200% बढ़ी, और किसान क्या है मुश्किल से 19% बढ़ी। किसान के बेटे की जो देश को अन्न आता है, जो देश को भोजन खिलाता है, हर आदमी को जीवन का एक रास्ता, भोजन के बगैर आदमी जी नहीं सकता। उस किसान की हालत इतनी बुरा हाल है देश में कि उसको बेचारे को दूसरों पर टकटकी लगाए देखना पड़ता है। अगर मैं देखिए क्या उसको बोनस नहीं चाहिए? क्या उसको वाशिंग अलाउंस नहीं चाहिए? क्या उसको उसके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए? क्या हम भी डिबेट का हिस्सा हैं कि नहीं? आज किसान का परिवार हॉस्पिटलों में हमारे साथ रंजिता, एक सेकंड मिलवा दूं मैं जरा। रंजिता मेहता अभी जुड़ गई हैं और सुखवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ब्रेक से पहले हमारे पास नहीं थे। आ रही हो रंजिता जी, एक बार किसान को सुन लीजिए। पिछले 20 मिनट से आपकी बहस सुन रहे हैं। नहीं रंजिता जी, आप कोई टेक्निकल एरर था, आप हमारे साथ जुड़ी नहीं थी। आप डिबेट में मुझे अभी शामिल हुई हैं, ऐसा मैं आपको बता दूं। ना आपकी आवाज आ रही थी, कुछ नहीं। अब आप मेरे साथ जुड़ गई हैं, एक बार किसान को सुन लीजिए। मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आज कांग्रेस का दिन रहा, बहुत पुरजोर प्रदर्शन हुआ आप लोगों की तरफ से। संधू साहब बात पूरी खत्म करें जल्दी। हाँ, देखिए आप मेरे सामने रंजिता जी आ रही, मेरी बात भी सुन रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूँ, क्या किसान, आप कांग्रेस ने अंबाला में ट्रैक्टर फूक दिया, दिल्ली में फूक दिया, क्या कारण है किसान का ट्रैक्टर ही फूक रहे कांग्रेसी? भैया कांग्रेस की 10 साल सरकार ही कोई ट्रैक्टर नहीं फूका। ये जब इन्होंने विरोध किया, जब ट्रैक्टर फूकने शुरू कर दिए, भैया अपनी गाड़ियां फूको, ट्रैक्टर मत फूको। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अगर देखिए हम पहले भी हम बात करते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने दंगल प्रस्ताव लेकर के आई सरकार। हमने कहा भी ठीक है, एक साबुन वाला अपने रेट रख सकता है, एक कार वाला अपना रेट सकता है, तो किसान को भी अपने फसल का रखा के ये ठीक है। सरकार किसानों को समझा नहीं पा रही है। किसानों को समझाइए, प्लेटफॉर्म बैठा किसानों को बुलाइए सरकार। अगर किसानों को समझाएगी तो किसान की समझ मस्जिद रहेगी। ये पूरी तरह से कांग्रेस ने हवा दे दी किसान आंदोलन को। गुरनाम हमारे मित्र है गुरनाम सिंह चुटूनी जी, उनको क्या ये एक स्वीकारोक्ति है आपकी तरफ से कि किसान को सरकार समझा नहीं पा रही? अगर समझा दे तो किसान समझ जाएंगे, तो आप समझ जाइए ना फिर। देखिए मैं वही तो समझने नहीं दे रहे ना। अब गुरनाम चुंडी को थपकी दे दी, तेरे को लाडवा दे देना टिकट कांग्रेस का, तो आंदोलन कर। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, सरकार को जैसे एक बैठक सरकार ने, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार अपनी सरकार दोबारा फिर बुला ले किसानों की। मैं आ जाऊंगी दोबारा। रंजिता मेहता, जो बयान आज सरकार के खेमे से आ रहा है, चाहे वो कुमारी शैलजा के पैदल मार्च को लेकर हो या फिर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर, कि कांग्रेस जो ये लाल हो रही है
अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। विज साहब को सुना आपने? देखिए, विज साहब को भी सुनते हैं और प्रधानमंत्री के मौन व्रत को भी सुनते हैं। हाँ। जब जब किसानों की बात आती है तो वो अपने मन की बात तो थोपते हैं, पर किसानों के बारे में बात नहीं करते। अभी मैं संधू साहब को सुन रही थी, मुझे वो किसान कम और भाजपा की टिकट पर कहीं से तैयारी कर रहे हैं वो नेता ज्यादा लग रहे थे। और जिन गुरनाम सिंह चुडूनी के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े किसान नेता है। उनके अलावा जो राकेश तिखत हुआ करते थे महाराष्ट्र नेता, घासीराम जी के जो बेटे थे, आज वो भी जो है इसका आंदोलन में शामिल है। संधू साहब ऐसे नहीं। जो इनका विपक्ष है, जो इनका विपक्ष है, नहीं जो इनका विपक्ष है, बोलिए जो इनका विपक्ष है, क्या उसको ये समझा पा रहे हैं? जो पंजाब में पिछले पंजाब में 40 साल से इनके भाई बंधु थे, चोर मुसेरे भाई थे, आज उन्होंने भी अपने पद को छोड़ दिया किसानों की खातिर। क्या वो भी सारे किसान जो कांग्रेस के बरगलाए हुए हैं, आज जो ट्रैक्टर फूकने की बातें करते हैं? जनाब, ये सब षड्यंत्र आपके और आपकी पार्टी भाजपा की षड्यंत्र है जो दूसरों को बदनाम करने के लिए हैं। किसानों के ट्रैक्टर को जलाना तो बहुत दूर, हाथ लगाने से पहले भी कांग्रेस कांपती है कि ये किसानों का ट्रैक्टर है, उनकी मेहनत का ट्रैक्टर है, उनके पेट और पीठ की कमाई करते हैं, उससे लाया हुआ ट्रैक्टर है। आप इनसे पूछिए, जितने भी इनके 100 करोड़ भाजपा के कांग्रेसी जो बताते हैं नेता थे, चाहे वो अवतार सिंह मान है, चाहे वो उदय भान मलिक है, सबका जो बहिष्कार हो चुका है, सब किसानों ने उनका बहिष्कार कर दिया। और पूरे किसान जितने भी सड़कों पर बैठे हैं वो पूरे राष्ट्रीय नेता भी हैं और हरियाणा के नेता भी हैं और सारे संगठन वो एकजुट हैं। 18 के 18 संगठन एकजुट हैं। और संधू साहब ये बात कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पा रहे, सरकार उनको बता नहीं पा रही। अगर आपके खुद के विधायक रामकरण काला जो जेजेपी से हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, बलराज सिंह कुंडू आपके विधायक हैं, वो सड़कों पर बैठे हैं, क्या आप उनको भी नहीं समझा पा रहे? ये 3 काले कानून नहीं, ये तीन डेथ वारंट है। ये तीन डेथ वारंट हैं जो आपने किसानों के नाम पर किए हैं। और आपकी सरकार इतनी हठी सरकार है कि राज्यसभा के अंदर आपने ध्वनि मत से इसको पास कर दिया, वहाँ पर आपने वोटिंग नहीं होने दी, क्योंकि आपको पता था कि अगर आप वोटिंग कराएंगे तो आप इसको पास नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद आपके यस मैन जो है राष्ट्रपति जी, वो बिना सोचे समझे जो मोदी जी कहते हैं उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं। जब तक आप ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक आप चौथा कानून नहीं बनाएंगे कि एमएसपी से कम या ज्यादा बेचा जाएगा तो दंडनीय अपराध होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और जो है विज साहब की बात कीजिए, उनसे अपने डिपार्टमेंट को संभाले नहीं जाते। विज साहब से ये पूछिए कि आज हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या हालात है। ठीक है, सुखवंत सिंह, लगातार मैं भी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं और मैं 20 मिनट इनको सुन रही थी और लगातार बोलने दे रही है। दीप कमल सहारण हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए। दीप कमल जी, बहुत स्वागत है। सुनिए सर, आ रही हूँ सुखवंत सिंह के बाद। सुखवंत जी, देखो अनामिका जी, अब ये जो हरियाणा में और पंजाब में और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में जो किसानों में डिस्ट्रेस शुरू हुआ है ना, उसके लिए कोई नेता जिम्मेदार नहीं है। गुरनाम सिंह चडूनी जी बिल्कुल सम्मानित नेता है, लेकिन आज वो कहें कि वही है, क्योंकि आम किसान जाग चुका है। उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं, सरकार से अलहदा जो पार्टियां हैं, वो सहयोग करें तो भी, ना सहयोग करें तो भी किसान, एक आम किसान जाग चुका है। जहां तक संधू साहब ने कहा कि सरकार उनको समझा नहीं पा रही, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इन तीनों बिलों में जो अब कानून बन चुके हैं समझाने को है क्या। ये बिल्कुल डेथ वारंट है और इसमें समझाने को बचा क्या है। एक आम किसान भी ये बात समझ चुका है कि ये बीजेपी की जो सरकार है जो केंद्र में बैठी है, वो किस प्रकार से कॉर्पोरेट लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के डेथ वारंट पे उसने साइन किए। अब डेथ वारंट पे जिसके साइन हो तो उसको आप क्या समझाओगे कि आपको क्यों मार रहे हैं जी? क्या समझाना है उसमें? जब डेथ वारंट है ही तो उसमें समझाना क्या है? ये एक बात है। दूसरी बात है अनामिका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, रंजिता जी ने कही, मेरे को ध्यान नहीं है कि जब एनडीए के इनके अपने घटक दल जो जिनके सबसे पुराने साथी हैं, जब उनको नहीं समझा पा रहे तो क्योंकि उसमें समझने को कुछ है नहीं। हाँ, रंजिता जी ने बोला तो उसमें सही बात है उनकी कि उसमें समझाने को कुछ है ही नहीं। और ये निश्चित है एमएसपी की एक लाइन उसमें जोड़ने पर कि एमएसपी की जो गारंटी है उसको वो दे दें उस एक्ट में, तो बात सारी क्लियर हो। किसानों का जो आशंका है कि वो कारपोरेट लोग उनको ग्रैब कर लेंगे, उनको मारने के लिए है, वो आशंका उनकी दूर हो। और अनामिका जी, इसमें जो है ना, हमारी पार्टी भी आप देखेंगे कि प्रतिदिन चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के में प्रशासन के माध्यम से अपना मेमोरेंडम हम दे रहे हैं और इसमें कुछ भी समझाने को नहीं है। और मैं
व्यक्तिगत रूप से जो है ना किसी भी बीजेपी के, जेजेपी के या जो भी जिसको भी उचित समझे उसके लिए ऑनलाइन बहस कर ले और वो समझा दें कि इन बिलों में है क्या जो किसान को नहीं मारेगा। दीप कमल सारण, खुली चुनौती। दीप कमल जी की आवाज बढ़ा दीजिए। आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। थोड़ा फोन पे बढ़ा दीजिए मैम। रंजिता जी को भी हम कम सुनाई दे रहे हैं, उनकी भी आवाज बढ़ा दीजिए। उन्होंने गुरनाम सिंह तरूणी जी को घासीराम नैन जी का नहीं, उनके जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे हैं राकेश टिकैत, उनको घासीराम नैन जी का बेटा बता दिया। किसान नेताओं के नाम पर इन्होंने गुरनाम सिंह तरूणी जी की अपने आप से बिना कहे बिना सवाल से तारीफ कर दी। अगर आप इनसे पूछेंगे कि इस आंदोलन में उनके अलावा कौन सा किसान नेता शामिल है तो ये नाम बता दें तो मैं जान जाऊंगा कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी के अलावा किसी किसान नेता को रंजिता मेहता जी जानती है कि नहीं। और चढ़ोनी जी साहब को क्यों जानती है? क्योंकि वो इनके एजेंट हैं। रणजीत सिंह सुरजेवाला जी के इशारे, पैसे, ताकत और संख्या बल के सामने चलते हैं। उनका एजेंडा नाम बताएंगे। एक बार सुन लीजिए। सभी नोट करके रखें और अपनी बारी में बोलें, ऐसे नहीं होता है डिबेट। हाँ, दीप कमल जी। और दूसरी बात, जैसे इसमें शुरुआत में असद सिंह संधू जी कह रहे थे कि इतने सालों में सरकारी कर्मचारियों की आय इतनी बढ़ी और किसानों की इतनी नहीं बढ़ी, सिर्फ 19% कह रहे थे और दूसरी समस्याएं गिनवा रहे थे। तो उनकी इसी बात में समाधान छिपा हुआ है कि इतने सालों से जिस तंत्र पर देश की सरकारें चल रही थी उससे किसान की आय नहीं बढ़ रही है। अब नई व्यवस्था अपनानी होगी। अरे आपकी बात नहीं हो रही। दाना नहीं खरीदा जाएगा तो हम इस्तीफा देंगे। कहाँ गया वो इस्तीफा? कहाँ है किसानों के लिए? इतनी अपनी कुर्सी से प्यार हो चुका है इनको। रंजिता मेहता, एक सेकेंड, आ जाऊंगी मैं, आप अपनी बारे में बोले। दीप कमल जी जल्दी पूरा कीजिए। संधू जी इस बात को समझाएं कि अगर हमारे किसानों की आय नहीं बढ़ी है पिछले 10-50 सालों में तो क्या उसके लिए कोई विश्लेषण करके कोई नई व्यवस्था अपनाने की जरूरत नहीं है? क्या ये नए तरीके जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो अच्छी खेती 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ में ही अपने घर का गुजारा करना चाहते हैं, जो आज के दिन 10 एकड़ 15 एकड़ में होता है, तो क्या उनके लिए विकल्प नहीं होने चाहिए? जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी की व्यवस्था एक अलग एक्ट के जरिए सुनिश्चित की गई है और ये अलग एक्ट है। मैं छोटे से उदाहरण के साथ बात खत्म कर लेता हूँ अपनी। अगर हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए एक नए प्रावधान शुरू हुए आज से 20 साल 25 साल पहले, तो क्या उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के लिए जो एक्ट बनेगा उसमें ये लिखा गया या ये लिखा जाएगा सरकारी यूनिवर्सिटियों की फीस नहीं बढ़ेगी? वो अलग एक्ट है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के आ जाने से सरकारी यूनिवर्सिटियों पर कोई असर नहीं पड़ा। वहाँ पर आज भी अच्छी क्वालिटी होती है। हजारों की संख्या में सरकारी यूनिवर्सिटियों में बच्चे बिल्कुल बहुत बढ़िया तर्क दे रही है, बहुत बढ़िया तर्क दे रही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजना वो प्राइवेट भेजें, जिनको सरकारी में भेजना वो व्यवस्था यूं की यूं बनी हुई है। एमडीयू, केयू, जीजेयू, सीडीएलयू, हरियाणा की सारी हाँ रंजिता जी जल्दी से आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, मैं विजेंद्र नेहरा के पास जाऊँ। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते आप, उनको आगे बढ़ रही है तो किसानों को बोलिए कि वो भी उसके साथ कदम ताल मिला। आ जाऊंगी दीप कमल जी। पहले आप इनको चुप तो कराइए, पहले पहले तो ये किसान नेताओं के नाम पूछ रहे थे। इनसे पूछिए गुरनाम सिंह चढ़ोनी के अलावा दिल्ली सिंह विनोदा है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए बार बार इनके घर पे रेड करते हैं, उनको भी हमने बुलाया है। जो निशान से किसान है उसके घरों के बारे में उनको भी हमने बताया है। और यमुनानगर की जो हरपाल सिंह है वो अपने घर से अचानक गायब हो जाते हैं, सुबह मिलते नहीं है, उनको भी हमने बुलाया है। हमें किसी नेता के नाम की गिराने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं किसान की बेटी हूँ जनाब, मुझे ये गिराने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आप बताइए आपके बुजुर्ग से इस्तीफा क्यों कह रहे हैं? और मेरी जान से बात सुनिए, बच्चों के डाइपर से लेकर उनका कफन तक आप टैक्स लेते हैं, पेट्रोल डीजल से लेकर नमक तक आप टैक्स लेते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से बेटर सरकारी यूनिवर्सिटियाँ होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अलावा सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बनी होती। पहले ये बता दीजिए, प्राइवेटों के हाथ में घिसकर आप कितने अपनी बोली लगा रहे हैं? सरकारी स्कूलों को पंचा दान किया है। चलिए ठीक है। अब आप दोनों अपनी बारी का इंतजार करें। विजेंद्र नेहरा, आ जाऊंगी रंजिता जी।
जिससे आज दिन भर आप लोगों ने सवाल पूछा है, उस बीजेपी से बात करते हैं। विजेंद्र नेहरा, सबको सुना आपने? देखिए अनामिका जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे रंजिता जी ने बताया कि वो स्वयं किसान की बेटी है, बहुत अच्छी बात है, वो किसान की बेटी है और आज भी वो चंडीगढ़ पंचकुला में रहती है और सेक्टर में रह के खेती कर रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो सेक्टर में रह के भी आज भी खेती कर रही है, सेक्टर में रह के भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा अनामिका जी कि देखिए बीजेपी सरकार के कामों की जो प्रशंसा है वो स्वयं स्वामीनाथन जी ने 2017 में की थी। अभी हमारे पीछे संधू साहब बोल रहे थे और स्वामीनाथन जी की 201 अनुशंसाओं में से 200 को लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने सदन में संसद में खड़े होकर ये घोषणा की है और इस चीज को जानकारी इसकी दी है। दूसरा देखिए ये जो सारे काम रंजिता जी अनामिका जी सुन लीजिए, आ रही हूँ मैं। ये सारे काम अनामिका जी वो कर रहे हैं। 2022 तक किसान की जो आमदनी है उसको डबल करने के उद्देश्य से चाहे मेरी फसल मेरे ब्यौरा का पोर्टल शुरू करना हो। कौन से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं आप, ये तो बता दीजिए। 2022 तक आय दुगनी करेंगे आप? इनको रंजिता जी को बहुत बड़ी बीमारी है बीच में बोलने की। रंजिता जी रुक जाइए। सुखवंत जी भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक सेकंड, देखिए मैं ये लोग चुप करते हैं, दीपक सारंग चुप हो रहे थे। नहीं, मैंने कराया सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बीच में बोल के आप बात रखिए अपनी, आप बात बोलिए विजेंद्र जी। अनामिका जी, किसान की बेटी को बीमारी है। पीएम सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का जो काम है वो भी हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ MSP से आप खरीद हो रही है। आप देखिए, आप सुनिए, आ रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ, धान है, बाजरा है, मक्का है। यहाँ गुस्सा जाहिर करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। एक सेकंड विजेंद्र नेहरा, संधू साहब काफी देर से मैं देख रही हूँ, ये मंच गुस्सा जाहिर करने के लिए नहीं है। आप अपनी बारे में बोलिए और बहुत शालीनता के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बस ये एक लाइन बोलना था, मुझे अभी सुनना नहीं है। विजेंद्र जी बात पूरा कीजिए। देखिए मैं वही कह रहा था अनामिका जी, बीच में ना टोके, क्योंकि मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अनामिका जी देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस ये नकली किसानी नेता है, इन्होंने अपने समय में अनामिका जी, मैं तो बड़े रंजिता जी से मेरा एक सवाल है कि 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमुंत्री रहे, आपकी सरकार रही केंद्र में, आपने संभाल के बात कीजिए। आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं, रंजिता मेहता शालीनता के साथ, रंजिता मेहता शालीनता के साथ, बहुत शालीनता के साथ बात कीजिए। अनामिका जी देखिए, बहुत शालीनता के साथ आप सवाल पूछिए, आपको हक है, लेकिन शब्दों के चयन से ख्याल रखिए। आप लोग गणमान्य लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? बेटी होने के बाद और मेरी शादी शहर में हो गई। नहीं, रंजिता मेहता की शादी कहाँ हुई है? रंजिता मेहता कहाँ रहती है? इस मंच को, इस डिबेट को इससे कोई मतलब नहीं है। आप सब गणमान्य लोग हैं और बहुत शालीनता के साथ अपनी बात रखिए। सुखवंत सिंह, आप लोग तय कर लीजिए, आपको किसान के हक में बोलना है कि नहीं? मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों को कह रही। सुखवंत सिंह, देखिए अनामिका जी आ जाऊंगी, विजेंद्र जी आ जाऊंगी। नहीं प्लीज, कोई व्यक्तिगत एक दूसरे को टिप्पणी ना करे, ये सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, विनम्र विनती है, प्लीज। अनामिका जी, अभी आपने देखा कि बीजेपी, आप रुक जाइए, इन्हें को भी बात रख लेने दीजिए। वो भी ये कह रहे हैं कि आप किसान विरोधी हैं, सुन तो लीजिए किन शब्दों में कह रहे हैं। हाँ बोलिए। अनामिका जी, अभी आपने देखा कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने ये किया तो हम ये करेंगे, यानी कि उन्होंने मारा तो आप भी मारेंगे। एक तो ये इनका तर्क, एक लॉजिक है। दूसरी बात, दीप कमल जी बहुत योग्य साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि नई व्यवस्था किसान को उबारने के लिए ना हो। क्या मेरा सवाल ये है, क्या किसान की जमीन को कॉर्पोरेट के हाथों बिकवा करके आप नई व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं? जो इस बिल का सबसे बड़ी बात है। उन्होंने जो एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज का, वो एक मिसमैच एग्जांपल है। वो इस प्रकार से नहीं है। किसान आज के दिन जो आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहा है, उसको एक बड़ी मछली कॉर्पोरेट के सामने ओपन कर देना क्या है? एक किसान बहुत कमजोर स्थिति में है और उसको कॉर्पोरेट आज के दिन बहुत मजबूत है और उसके सामने उसको ओपन कर देना और ये कह देना हमने दोनों को आजाद कर दिया, तो मजबूत चीज छोटी चीज को खा जाएगी। तो वही ये लोग किए हुए हैं। दूसरी बात, विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगना कर देंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों बिलों से किसान की जो मृत्यु दर है वो दुगना हो जाएगी। अब इन लोगों की बीजेपी की जो कार्यशैली रही है वो अनामिका जी इस प्रकार की रही है कि ये एक मुद्दे को बुलाने के लिए दूसरा एक इश्यूज खड़ा कर देते हैं और
ताकि लोग उसकी तरफ चले जाएं। क्या दूसरा खड़ा होगा? अब जैसे इन बिलों से कर दिया, किसान कहीं इनके उस वायदे पर ना चला जाए कि आप लोगों ने 2022 तक हमारी आय को दुगनी करने का वायदा किया था, इसीलिए लेकर आए। नहीं, इससे समझा दे मेरे को, मैं चुनौती दे रहा हूँ। चलिए बीजेपी को जवाब कोई बीजेपी साहब को भी सुन ले। अनामिका जी एक सेकंड, हाँ, कोई विजेंद्र नेहरा जी या कोई भी योग्य साथी बीजेपी का यहाँ पे ऑन एयर ये समझा दे कि इससे किसानों की आय इस प्रकार से दुगनी हो जाएगी। ये तो है कि कॉर्पोरेट के हाथों किसान मारा जाएगा, लेकिन वो ये समझा दे कि आय इससे दुगनी कैसे होगी। एक सेकंड, आपको रंजिता मेहता को भी जवाब देना है। आपने सुखवंत सिंह का भी सवाल ले लिया, अब जरा संधू साहब का भी एक सवाल ले लीजिए, एक साथ बोल दीजिएगा। संधू साहब। अनामिका जी, हम पिछले 20 सालों से सिर्फ किसान अपने हक की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार चाहे बीजेपी की सरकार हो। अभी मैंने कांग्रेस बीजेपी की सरकार से दबा के पूछा, हमें हक चाहिए, हमें अध्यादेश में प्रॉब्लम है, हमें या तो अध्यादेश वापस करो या एक अध्यादेश लेके आओ या स्वामीनाथन आयोग लागू करो। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता बहन रंजीता जी मुझे कह रही थी आप बीजेपी के आदमी हो, आप डोन है क्या? आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे बीजेपी? मैं किसान हूं, किसान की बात करो। रंजीता जी, आप 10 सालों में जो कांग्रेस किसानों का हाल कांग्रेस सरकार ने किया वो जग जाहिर है, और मैं बीजेपी को देखिए, मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दे, आप मुझे बोलने दे, आप मुझे बोलने दे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे मैं बीजेपी का हूँ या किसान हूँ? अपने समझ वापिस ले। दूसरा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप किसानी की एबीसीडी भी नहीं जानती, आप कोई भी नहीं पता किसान में कि 1 किले में कितना बीज गेहूं का बोया जाता है। आप मुझे बता दें 1 एकड़ में कितना बीज पड़ता है? आप किसान, आप अपनी प्रवक्ता करें, आप मुझे किसान का सर्टिफिकेट मत दें। प्लीज संधू साहब, रंजिता मेहता खेती के बारे में जानती है कि नहीं जानती, ये मसला है क्या? कमाल करते हैं, कांग्रेस आपके हक की लड़ाई लड़ रही है, आप उन्हीं को क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, हक की लड़ाई है थोड़ी लड़ते हैं, हमारे ट्रैक्टर रुकवा कीजिए, जिन लोगों ने मेरे ट्रैक्टर रुकवा दिए, किसान की बात करेंगे क्या? मैं तो ये कहता हूँ सरकारों से जो हमारी मांग है, हम सरकार से ये कहते हैं, हम बीजेपी सरकार से मांग करते हैं, व्यक्तिगत होना बंद करें। हम बीजेपी सरकार से मांग करते हैं किसानों के लिए जो आप अध्यादेश लेके आए, इसमें एक गांव में 2 वेयर हाउस 2 कोल्ड स्टोर खोले, ताकि किसान अपनी फसल उसमें डाल के जब हम अपना अच्छा भाव आएगा जब कंपनी को बेच सके। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं उसको फ्री लोगों को उसमें रखने का प्रावधान करे सरकार। हमने कहा फसल बीमा योजना में बड़ी त्रुटियां हैं, उसमें जो आपने एक गांव को यूनिट बना दिया, 1 एकड़ का यूनिट बनाए, जैसे एक गाड़ी में का बीमा करा, उसको पेपर पर नोट मिला, उसका एजेंट को टेलीफोन करे भैया मेरी फसल में ओले गिर गए या मेरी फसल में पानी घुस गया है, उसका मुझे मुआवजा दे। सरकार ऐसे लेकर के आए। हमने सरकार बीजेपी सरकार को हम शुरू से कह रहे हैं भाई जो हमारी KYC की लिमिट है वो 3 लाख रुपए लिमिट से कुछ नहीं होने वाला है, उसको 10 लाख करो, उसको 10 लाख करो, 10 लाख करो, या चौथा अध्यादेश लेके या स्वामीनाथन के आयोग सीटों के आधार से लागू हो जाएगा डिबेट। विजेंद्र नेहरा, केवल तीन कानून नहीं, यहाँ तो भाई आप स्वामीनाथन पे घेरे जा चुके हैं, आप फसल बीमा योजना पर, आप KYC पर, यहाँ ढेर घाव है। देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर फसल बीमा योजना की बात करते हैं कांग्रेसी मित्र, तो हमने 2600 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया उनकी फसल खराब होने का। हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब में इस योजना को कांग्रेस सरकार ने लागू ही नहीं किया। किसानों का कितना बड़ा हित किया ये देखिए आप। दूसरा MSP की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष द्वारा अनामिका जी जो एक झूठ फैलाया जा रहा था कि मंडी खत्म हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, आपको ध्यान होगा रबी की फसलों की MSP भी हमारी सरकार ने बढ़ा करके घोषणा कर दी है, जिसमें 225। आवाज चली गई इनकी। दीप कमल जी, मुझे भी जवाब देने का मौका देना। आप ही के पास आ रही हूँ सर, एक बार दीप कमल जी से जवाब ले लूं मैं। विजेंद्र नेहरा की आवाज नहीं आ रही। दीप कमल जी, जो बातें आई उन पे थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। एक तो जैसे आकर संधू जी बता रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं किसानों के लिए बता रहे हैं, और बीच में सुखवंत जी एक तरफ इशारा कर रहे थे कि एक बात से ध्यान टालने के लिए दूसरी तरफ कोई बार राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं। थोड़ा सा दोनों को मिलाकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये तो नहीं मानता कि 2022 की जो आय दोगुनी करने की बात है उसकी तरफ से कोई ध्यान हटाने की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि जो एक लंबी लिस्ट हमारे पास किसानों की समस्याओं से जुड़ी हुई है, उनमें से कई समस्याएं इन नए 3 कानूनों के लागू हो जाने के बाद अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी और धीरे धीरे उसका समाधान। ठीक है, रंजिता मेहता, ये रंजिता मेहता आवाज बढ़ाइए रंजिता जी की। देखिए मुझसे इनसे ये पूछिए जो इन्होंने भंडारण को
खुलेआम ओपन किया है कि जितना मर्जी भंडारण करो, उसकी कोई कैपिंग नहीं है। उससे सरकार क्या करना चाहती है? क्या आज तक आपने सुना है कि कोई भी किसान अपना जो खेती करता है, अपना बीज, अपनी फसल उठाकर बोरियों में भरकर अपने घर पर भंडारण करता है कि उसको भरकर मंडी में बेचने जाता है? आज ये भंडारण के लिए कह रहे हैं, भंडारण तो पूंजीपतियों का काम है। पूंजीपति हमेशा भंडारण करते आए हैं और जरूरत से ज्यादा भंडारण करने की आपने उनको अनुमति दे दी, तो इससे कालाबाजारी होगी कि नहीं होगी? जब चलिए, रंजिता मेहता के साथ भी कनेक्शन टूट गया यहाँ पर हमारा। फाइनल कमेंट का वक्त हो चला। सुखवंत सिंह, फाइनल कमेंट। अनामिका जी, जैसे 26 करोड़ की बात बताई बीच में किसी साथी ने, तो वो ये भी बताएं कि बीमा कंपनियों ने किसानों से कितना लिया। उन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट ली है किसानों से और दिया बहुत कम है, ये भी साथ के साथ बताएं। बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। दूसरी बात, एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देकर के सरकार चाहती क्या है? सबसे बड़ी बात है, जो एक आम कंज्यूमर के ऊपर, किसान नहीं, सबके ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंप्लीमेंट करके क्या सरकार ये कहना चाहती है कि इस देश में कंपनियां खेती करेंगी और किसानों के बस की बात नहीं है? ठीक है, रंजिता मेहता फाइनल कमेंट हो गया सर। 20 से 30 सेकेंड ही होता है। हाँ, नेहरा साहब आ रही हूँ मैं, सबको सुन लीजिए लास्ट में। हाँ, देखिए, इनसे ये सवाल करिए, जो भंडार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, ये अध्यादेश लाके इन्होंने उसको खत्म कर दिया। अब कोई भी इंसान कितना भी भंडारण करे, उसके ऊपर कोई सजा नहीं, कोई कैपिंग नहीं। तो आज पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए जो आपने ये काम किया है, किसान तो एक छोटा किसान है, वो 4 एकड़ 5 एकड़ में अपनी फसल को उगाता है, तो 4-5 एकड़ जो लाकर पूंजीपतियों को औने पौने दाम में बेच दे, उसका वो भंडारण कर ले, और उसके बाद जब महंगाई हो, उसके बाद जिस मर्जी रेट में वो बाहर निकाल ले। आज आप एमएसपी की बात जब करते हैं, चौथी लाइन आपको ऐड करने में दिक्कत क्या है? आप उसमें दंडनीय कानून बना दीजिए, आप भी खुश, जनता भी खुश, किसान भी खुश। आपको दिक्कत इसीलिए है कि आपके बिल काले हैं। अरे सुन लीजिए मैडम, आपके बीच में नहीं बोल सकते। जल्दी छोटा। मैं ये कहता हूँ अनामिका जी, मैं इसीलिए कहता हूँ अधूरा ज्ञान कसकर होता है। अगर कानून पढ़ के आती रंजीता जी तो ये सवाल ही नहीं करती। इनको पता होना चाहिए कि जिस दिन फल और सब्जी के 1.5 गुना रेट और फसल के 2 गुना रेट पे कोई बेचेगा, वो गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार अपने अंदर उसको टेक ओवर कर लेगी। दूसरा, जो इनेलो वाले साथी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनको पता होना चाहिए अनामिका जी, आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 333 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खेती हो रही है। आज तक कोई एक बार और आऊंगी आपके पास। नेहरा साहब बस, संधू साहब फाइनल कमेंट। देखिए, या तो सरकार चौथा अध्यादेश लेकर के आए, केंद्र सरकार चौथा अध्यादेश लेकर के आए, या स्वामीनाथन के आयोग C2 के आधार पर लागू करे। और मैं संध्या जी एक बात कहना चाहूंगा, आपको सिर्फ 18 किसान नेताओं के नाम याद है क्या? अतर सिंह संधू का भी नाम याद कर लो कि चुड़ने का नाम आपने रट रखा है क्या? मैं जानना चाहूँ, इनका जवाब दे जरा। चलिए ठीक है, दीपकमल सहारण फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो अतर सिंह संधू जैसे जो किसान नेता हैं, जो इस आंदोलन का एक चीज के जवाब दे दे तो ये दुष्यंत चौटाला जो है, किस दिन अपनी कुर्सी का रोक त्यागेंगे और इस्तीफा देंगे? पटेल जो एक सवाल पूछेंगे इनसे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे रहे हैं क्या? बोल दीजिए, बता दीजिए। पहुंच गया आपका सवाल रंजीता जी, सुनिए आप जवाब सुनिए। हाँ, दोनों फोन लाइन एक करके ना, ये मेरी कोई बात पूरी नहीं हो रही, लेकिन जिससे बोल पड़ती है इनको। बोलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी किसान नेताओं पर है, क्योंकि वो सिर्फ साथ लड़ने भिड़ने या कानूनों के लिए नहीं, किसानों को जागरूक करने के लिए काम करना चाहिए। उनको खुद अपनी बातें जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए, कानूनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि आप 40-50 साल से 2-3 पीढ़ियों से कोई एक व्यवस्था करके देख रहे हैं, इसको आजमा कर देखिए कुछ साल के लिए, समझाइए इस्तेमाल करें, कॉर्पोरेट आपका इस्तेमाल करें, इससे बेहतर है कि किसान का और हमारा वो इस्तीफा मांग रहे लगातार दुष्यंत चौटाला। हालांकि दुष्यंत चौटाला जवाब दे चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, यही सरकार वो कह रहे हैं सही नहीं आए तो मैडम रंजीता आप सुनेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ना। दीपकमल सहारण जी, दीपकमल जी सुन रहे हैं आप? सर मुझे सुन रहे हैं आप? प्लीज सर, इस्तीफे की जो बार बार बात हो रही है, दुष्यंत चौटाला इस पर बोल चुके हैं, अभी फिर उसी पर जवाब कांग्रेस चाह रही है। एक लाइन में जवाब चाहूंगी दीपकमल जी। अनामिका एक बार दोहरा दीजिए, मैंने दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस। रंजीता जी प्लीज। हाँ, मैं अच्छा उससे मैं बता देता हूँ। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा सरकार का हिस्सा हैं और ये संसद से बजट जो भी है ये बिल पास हुआ है। दूसरी बात,
इन भ्रष्टाचारी और जो निकम्मे कांग्रेसी हैं उनसे तो मिल गया आपको जवाब। सर खत्म कर दीजिए, एक सेकंड। विजेंद्र नेहरा, मैंने इसलिए कहा कि एक बार और आऊंगी और मात्र 20 सेकंड के लिए आई हूँ। विजेंद्र नेहरा, किसी के सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। विजेंद्र नेहरा, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज, मैं नहीं सुन रही हूँ किसी को। विजेंद्र नेहरा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सड़क से लेकर संसद तक हमने लगातार प्रदर्शन देखा, ठीक, लेकिन एक अध्यादेश बिल के रूप में और उसके बाद वो कानून बन चुका है। अभी भी किसान सड़क पर है, अभी भी विपक्ष सड़क पर है, दोनों है। ऐसा नहीं है कि केवल किसान सड़क पर है। और आज तो कांग्रेस मुखर रूप से सामने आई। कैसे मनाएंगे? सबका साथ सबका विकास है ना आप लोगों की टैगलाइन, कैसे सबको साथ लेकर चलेंगे? 20 सेकंड जवाब। अनामिका जी देखिए, सबका साथ और सबका विकास को लेके हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पहल की थी। सारे किसान नेताओं को दिल्ली बुलाया था मैडम, सबकी बैठक की थी और जो किसान नेता उसमें से चले थे उनको माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से मिलवाया था। आगे भी हम अभी क्या अब क्या ऑप्शन है? देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आज जितने लोग ये विरोध की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोग समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की। तो आप ये कह रहे हैं कि ये शांत हो जाएंगे अपने आप? ये शांत हो जाएंगे अपने आप? ये शांत हो जाएंगे अपने आप? आपको विपक्ष को भी लेकर चलना है, आपको किसानों को भी लेकर चलना है। अनामिका जी देखिए, हम गांव में शहर में हर जगह जाकर के किसान भाइयों को चलिए समझाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबों का। वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। सुन लिया आपने बीजेपी को, गांव शहर वो जाकर किसान भाइयों को समझाने का प्रयास करेगी और किसान मान जाएंगे तो विपक्ष के सवाल अपने आप रुक जाएंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।